Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss deficiency issues, deficiency problems, signs and symptoms of vitamin A deficiency, and then few points of toxicity. अगर आप विटामिन ए के फंक्शंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, उनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लें, तो इस टॉपिक को समझना भी आपके लिए वो बहुत इजी होगा। और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन ए के दो तरह के फंक्शंस हैं, जीनोमिक फंक्शंस हैं एंड नॉन जीनोमिक फंक्शंस हैं। और जीनोमिक फंक्शंस में विटामिन ए जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स, जो कि सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैचुरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे इन्वॉल्व, इसी तरह विटामिन ए का विजन में भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये जो सिम्टम्स हैं, इनकी बैकग्राउंड भी उन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे नॉर्मली जो है वो बेस कर रही होगी, दो इश्यूज पे बेस कर रही होगी। सो selected signs and symptoms of deficiency, vitamin A deficiency include xerophthalmia। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। xerophthalmia मीन ब्लाइंडनेस, जो है कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है आईज के अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, इसको भी अभी हम देखते हैं। xerophthalmia है, एनोरेक्सिया है, रिटार्टेड ग्रोथ, increased susceptibility to infections, obstruction and enlargement of hair follicles, keratinization of epithelial mucous cells of the skin with accompanying failure of normal differentiation और night blindness। ये इस तरह के जो है वो इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विजन में क्या प्रॉब्लम होते हैं। विजन में जो सबसे पहला जो इशू आता है वो नाइट ब्लाइंडनेस का आता है। इनिशियल अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि विटामिन ए इनफ क्वांटिटी में मौजूद नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, और सिस फॉर्म ऑफ रेटिनॉल जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती, और रोडोप्सिन जो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हमारी आइज़ जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो जैसे ही लाइट चेंज होती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और हमारी आइज़ को ज़्यादा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और अगर विटामिन ए कंप्लीट जो है नॉर्मल लेवल मौजूद हो तो फिर इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर नाइट ब्लाइंडनेस के ड्यूरेशन में इसको ओवरकम ना किया जाए, इसको जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंटिन्यूसली रहे, तो फिर इसके फर्दर जो है वो ये एग्जेजरेट कर जाता है, इसकी जो है वो सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है कि हमारे स्किन के सेल्स जो हैं, या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सेल्स जो हैं, या ऐसे पार्ट्स जिनमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे ये गॉबलेट सेल्स जो हैं मौजूद होते हैं, वो जो है ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि ये गॉबलेट सेल्स जो हैं प्रॉपरली अपने आप को जो है वो रीजनरेट करते रहते हैं जल्दी से। तो आइस के अंदर भी जो हमारा ये एक लिक्विड होता है, जो लुब्रिकेंट जिसकी वजह से हमारी आई बॉल मूव करती रहती है, उसकी सराउंडिंग के जो सेल्स हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। और उनका जो है जब हार्ड होना शुरू हो जाएंगे तो जो है ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी, आईज में इचिंग जो है वो होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। और जो है अगर ये कंडीशन और जो है रहे, कंटिन्यूसली रहे, तो ये ज़ीरोफ्थाल्मिया कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ जो है वो चली जाती है। और ये एक बाइटॉट्स स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा आइज के अंदर, जैसा कि ये कोई फंगस सी ग्रो कर जाती है, लेकिन ये ड्राइनेस है। आइज जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। और उससे भी अगली स्टेज जो है वो कीरेटोमलेशिया है, जिसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, और ये इरिवर्सिबल। इवन जो ज़ीरोफ्थाल्मिया का है वो भी नॉर्मली इरिवर्सिबल फेज होता है। तो इसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है, आईज जो है वो ड्राई हो जाती हैं,
और जो है उनका विजन बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाता है। और ये हुआ किस वजह से है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली, जो रीजनरेट करने वाले सेल्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं कर पाते, और जो है उनकी अब जैसे यहाँ पे स्किन सेल्स के अंदर दिखाया गया है कि अगर विटामिन ए मेंटेन्स हेल्दी सेल्स इन द म्यूकस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ये गॉबलेट सेल्स हैं ये जो हैं, और ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं, और इस म्यूकस की वजह से हमारी जो स्किन है, हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, हमारी आईज के अंदर ये प्रॉपरली लुब्रिकेंट रहती है, सॉफ्ट रहती है। लेकिन अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए प्रॉपरली ना हो, तो ये सेल्स जो हैं इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, ये प्रॉपरली मेच्योर ही नहीं कर पाते, और जब गॉबलेट सेल्स प्रॉपरली मेच्योर नहीं होते तो वो म्यूकस भी सिक्रीट नहीं करते, और म्यूकस सिक्रीट ना करने की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। आइज के अंदर तो आइज ड्राई हो जाती हैं। स्किन के ऊपर क्या होता है, स्किन हमारी स्केली हो जाती है, स्किन हमारी हार्ड हो जाती है। इसके अलावा जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहाँ से हेयर निकल रहा होता है, वो जो एरियाज हैं वो भी जो है वो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन और इनलार्जमेंट वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। सो इस किस्म के जो है वो इसमें प्रॉब्लम आते हैं। स्किन के साथ ये प्रॉब्लम है, रफ, हार्ड, ड्राई, स्केली स्किन हो जाती है। आइज के अंदर भी इसी तरह के ड्राइनेस का जो है वो प्रॉब्लम होता है। इसी तरह एक और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर है कि भूख नहीं लगती नॉर्मली, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस किस्म के जो है वो इश्यूज आते हैं। और जो है रिटार्टेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। अभी तक हमें ये तो पता है कि विटामिन ए जो है हमारे डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जिनमें जो है वो विटामिन ए इन्वॉल्व है, और उनमें ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो बच्चे विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं उनकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती, वो स्टंटेड जो है वो रह जाते हैं, मैल नरिश जो है वो रह जाते हैं। इसी तरह इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो बार बार डिजीजेस जो है वो आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, और विटामिन ए जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनोग्लोबुलेंस की प्रोडक्शन में उसका जीनोमिक फंक्शन है। सो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और डिजीजेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो आती रहेंगी। इसी तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से डायरिया भी एक कॉमन जो है वो प्रॉब्लम होता है। माइट भी पब्लिक हेल्थ में आप शायद पढ़ेंगे कि जैसे जब बच्चे जिनको डायरिया हो जाता है और वो मैलनरिश्ड होते हैं, तो मेडिसिन के साथ साथ उनको विटामिन ए भी दे दिया जाता है, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के सिम्टम भी ये है, जो बच्चा मैलनरिश्ड है उसकी ग्रोथ कम हो रही है, उसका हाइट कम है, उसका वेट कम है, तो इसका मतलब है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे तो ऑब्वियसली उसको विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसको डायरिया भी हो। डायरिया क्यों होगा? डायरिया इसलिए होगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो गॉबलेट सेल्स हैं जब वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होंगे तो हमारी पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एसोफेगस से लेके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली, वो हार्ड हो जाएंगी, उसकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी, और उनकी जो अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो डायरिया जो है वो हो जाता है। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि स्पेशली पाकिस्तान में जो मैल नरिश्ड बच्चे हैं वो मोर देन 70-80% जो है वो विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए उनको जो है शायद आप लोगों को आइडिया हो कि अब जब ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके साथ साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है हमारी कम्युनिटी में काफी ज्यादा प्रीवेल करती है। सो ये जो है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर जैसे ही विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी होती है। तो कौन लोग हैं जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा हैं? ठीक हो गया। एक तो ये टेक्निकल है,
स्टियाटोरिया, जिनमें लिपिड्स मेल अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। ये आपको आइडिया है कि फैट सोलुबल विटामिन है विटामिन ए, और अगर जो है प्रॉपरली लिपिड्स फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब नहीं होंगी तो फैट सोलुबल विटामिन जो हैं उनकी भी डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा होंगे, और उनमें विटामिन ए जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए जो है उसकी जरूर डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर आप ले भी रहे होंगे इनटेक तो आपका होगा लेकिन बायो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो आपकी बॉडी को जो है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह पैनक्रियाटिक, लिवर और गाल ब्लैडर के अगर इश्यूज होंगे तो ये भी इन्वॉल्व हैं फैट्स की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में, और जो है विटामिन ए की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में। सो इस किस्म का अगर जो है वो प्रॉब्लम होगा, इन ऑर्गन्स में अगर कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली विटामिन ए की डेफिशिएंसी के चांसेस जरूर होंगे। इसी तरह एक्यूट प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर विटामिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, वो इश्यूज हों तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के चांसेस भी होंगे। उसकी रीजन ये है कि आप जितना मर्जी विटामिन ए कंज्यूम कर लें, उसको कैरी करने के लिए रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन और जो है वो चाहिए, वो प्रोटीन्स इसको ब्लड में कैरी करती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो लेके जाती हैं। सो अगर वो प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो वो कैरी करने के लिए जो है वो कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से भी जो है वो ये डेफिशिएंसी जो है वो ये लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं डेफिशिएंसी के लिए। आजकल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही पोलियो की वैक्सीनेशन की जाती है, मीजल्स वगैरह की ट्रीटमेंट किया जाता है, तो विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन भी कर दी जाती है, एंड इट इज रिकमेंडेड बाय WHO एंड यूनिसेफ, और उन ड्रॉप्स के साथ विटामिन ए के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे मेलनरिश्ड हैं इसी वजह से उनको जो है वो मीजल्स और इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी जो है वो हुए हैं, वो उनकी जो है वो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है इस वजह से। सो विटामिन ए के डोजेस जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं उनके लिए। उसके बाद जो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी हैं, हमने इनके नॉर्मल फंक्शंस किस तरह के होते हैं वो हमने देखा। इसके अलावा जो है वो अगर इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स हों तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस, केराटिनाइजेशन, ज़िरफ्थाल्मिया, ब्लाइंडनेस, ये चीज़ें जो है वो होती हैं। सो टॉक्सिसिटी के भी इसके चांसेस होते हैं कि, और टॉक्सिसिटी क्यों होती है उसकी कंफर्म तो नहीं है, कुछ थ्योरीज हैं कि अगर विटामिन ए आप ज्यादा कंज्यूम कर लें तो फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन ए को हैंडल कर सकती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए ज्यादा होगा तो जो रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन है उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, अब्जॉर्ब डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और लिम्फेटिक सिस्टम से लिवर में जाएगा, और लिवर के बाद जो है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन इसको कैरी करेंगी पूरे ब्लड में। लेकिन होगा क्या कि अगर रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन इनफ क्वांटिटी में मौजूद ना हो तो ये फ्री फॉर्म में रेटिनोल जो है फ्री फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, और अगर विटामिन ए फ्री फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट करे तो वो टॉक्सिसिटी काज करता है, वो प्रॉब्लम जो है वो काज करता है। इसीलिए जो बाउंडेड फॉर्म में होगा, जो इसको रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन बाउंड फॉर्म में रखेंगी, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लें और प्रोटीन जो है वो कम हो, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन कम हो, तो जो फ्री फॉर्म होगी वो टॉक्सिसिटी का बायस बन सकती है। ये एक थ्योरी है जो एडवांस मेटाबॉलिज्म की बुक है, वो उसमें आप रीड करेंगे तो उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि इसकी टॉक्सिसिटी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह अगर इसकी जो है वो एक्यूट टॉक्सिसिटी हो, सडन, अगर आपने अपनी RDA का जो है वो कोई 10 टाइम या कोई 15 टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। RDA आपको पता है कितनी है, 700 फॉर फीमेल एंड 900 फॉर मेल। सो अगर आप अपनी RDA का जो है सेवरल टाइम, इवन 10 टाइम कंज्यूम कर लें तो उससे एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है, और उससे जो है सडन आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हेडेक जो है वो हो सकता है, मसल अनकोऑर्डिनेशन हो सकता है, डिजीनेस, और इवन समटाइम डेथ भी हो सकती है।
जो है ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक शेयर कर रहा हूँ कि अंटार्कटिका में एक शख्स जो है वो चला गया ड्यू टू सम मिसहैप और सम एक्सीडेंट, और जो है वो कुछ दिन तक भूखा रहा। उसके बाद उसको एक दिन एक जो है वो बियर नजर आया और उसने किसी तरीके से उसको किल कर दिया। माइट भी ये एक फर्जी स्टोरी भी हो सकती है। उसने उसको किल कर दिया और उसका लिवर जो है वो कंज्यूम कर लिया। तो उसको लिवर कंज्यूम करने के कुछ टाइम के बाद ही फौरन उसकी डेथ हो गई। उसकी रीजन ये थी कि वो लिवर जो है इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए, और क्योंकि वो पहले न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट था, फौरन उसको प्रोटीन एज सच मिल नहीं रही थी, उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी थी, तो वो जो विटामिन ए फ्री फॉर्म में उसकी बॉडी में पहुंचा तो उसकी सडन जो है उसकी डेथ हो गई। सो ये इस तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो एक्यूट टॉक्सिसिटी में इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। और क्रोनिक टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी उस वक्त होगी कि अगर आप अपनी आरडीए का 3 to 4 टाइम कंज्यूम करें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पे आप 2-3 महीने के लिए कंटिन्यूसली अगर आरडीए से ज्यादा विटामिन ए ले रहे हैं, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम आप जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो इस तरह के इश्यूज होते हैं। सो टेरेटोजीनिक एक इफेक्ट होता है। टेरेटोजीनिक इफेक्ट ये है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी आरडीए से 3-4 टाइम ज्यादा कंज्यूम करे, मिसाल के तौर पे उसकी आरडीए है 700 माइक्रोग्राम, सो अगर वो 4000 या 4500 माइक्रोग्राम के राउंड अबाउट कंज्यूम करे फॉर 2-3 मंथ्स, तो उसके बेबी की ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाएगी, उसके बेबी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम जो है टेरेटोजीनिक इफेक्ट कहते हैं, कि उसका बेबी जो है उसकी ग्रोथ उसकी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो जाएगी, जो कि उस बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो इस किस्म की टॉक्सिसिटी के इसके जो है वो इश्यूज होते हैं। अगर हम विटामिन ए के लेवल को चेक करना चाहें, ब्लड में हमारे कितने रिजर्वायर हैं, तो उसके लिए हम 2-3 चीजों को चेक करते हैं। या तो हम जो है रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन का लेवल बॉडी में चेक कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम जो है रेटिनोल लेवल डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, जो जिसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 30 to 86 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होती है। सो अगर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, कम हो तो वो डेफिशिएंसी में आएगा, और अगर इससे ज्यादा हो तो वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। So that's it about vitamin A signs and symptoms and deficiency and toxicity. यहाँ तक अगर किसी का आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम जो है न्यू टॉपिक विटामिन डी को स्टार्ट करेंगे।